नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास किया था और हमने यह जाना था कि विकासशील देशों के राजनीतिक परिवर्तनों को समझने के लिए विद्वानों के द्वारा राजनीतिक विकास उपागम का विकास करना पड़ा। किंतु राजनीतिक विकास का जो अवधारणा का जो निर्माण किया गया, इसके माध्यम से अध्ययन करने के बाद भी एक समस्या बनी रही और यह समझ में नहीं आया कि क्यों विभिन्न देशों के राजनीतिक विकास में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्यों एक ही जैसे लगने वाले दो देशों में या एक ही प्रकार की इतिहास और एक ही प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने के बावजूद भी दो देश भिन्न तरह के विकास के रास्ते को अपना लेते हैं। इस समस्या को कुछ हम उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। जैसे कि 1789 में अमेरिका और फ्रांस, उन दोनों ने ही अपने नए संविधान का निर्माण किया, किंतु अमेरिका ने उसी मूल संविधान के अंतर्गत विकास करते हुए आज वह विश्व की महाशक्ति है। और अमेरिका ने जब अपना संविधान बनाया उस समय वह एक कृषि प्रधान देश था और आज वह सर्वाधिक आधुनिकतम औद्योगिक महाशक्ति है। उसी संविधान के अंतर्गत अमेरिका ने विकास की यह यात्रा तय की, किंतु उसी के साथ फ्रांस ने भी अपना नया संविधान बनाया था। किंतु वर्तमान संविधान जो कि 1958 में लागू हुआ, तब से लेकर के 1958 तक फ्रांस ने 16 बार संविधानों को बदला। इसी प्रकार से 1946 से 1958 तक के 12 वर्षों के कालखंड में फ्रांस में 24 बार सरकारों का पतन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह से हम ब्रिटेन और भारत के उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें। भारत ने वैसी ही राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जैसी ब्रिटेन में थी, लेकिन भारत की संसद उस तरह से कार्य नहीं कर पाई जैसा कि ब्रिटेन की संसद करती है, या भारत में जो सरकार है उसके कार्यशैली वैसी नहीं रही जैसे कि ब्रिटेन की सरकार की कार्यशैली है। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का उदाहरण लें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण लें। एक जैसे साम्यवादी दिखने वाले दो देश चीन और वियतनाम का उदाहरण लें, यानी कि चाहे पड़ोसी देश हैं और चाहे एक जैसे लगने वाले दो अन्य देश हैं, उन सब में ऊपर से समानताएं दिखती हैं, किंतु भीतर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण उनमें विभिन्न राजनीतिक विकास की दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में ही राजनीतिक संस्कृति उपागम का विकास किया गया। राजनीतिक संस्कृति, आज जिस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका सबसे पहले प्रयोग 1966 में अपने निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स में आमंड और पावेल ने किया था। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति उपागम के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति ही इस बात को निर्धारित करती है कि उस देश का विकास किस दिशा में होगा। हम चाहे किसी भी प्रकार की संस्थाओं को, अच्छी से अच्छी संस्था को भी हम यदि अपने देश में स्थापित कर दें, किंतु वो संस्था उसी तरह से काम करेगी जैसे उस देश की राजनीतिक संस्कृति होती है। विद्वानों ने फिर इस राजनीतिक संस्कृति को ही विस्तार से समझने का प्रयास किया और उन्होंने एक नई राजनीतिक संस्कृति उपागम का निर्माण किया। आमंड और पावेल ने अपने ग्रंथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, इस ग्रंथ में वो राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और वो ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति
राजनीतिक व्यवस्था की के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति तथा रवैया है। अर्थात राजनीतिक जो व्यवस्था है, या हम सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक संस्कृति उसे कहते हैं जो कि सरकार के प्रति लोगों की आम धारणाएं होती हैं, या लोग सरकार के बारे में किस तरह से सोचते हैं। लोगों की सरकार के और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो व्यापक रूप से सोच है, राज्य के बारे में जो सोच है, उसी को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। सिडनी वर्मा और लुसियन पाई, इन्होंने एक पुस्तक ही इस नाम से लिखी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने राजनीतिक विकास के निर्धारण में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका का अध्ययन किया था। पाई और वर्मा ने अपने इस ग्रंथ में दोनों ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार, सिडनी वर्मा के अनुसार, राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्थाओं, उनकी अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिससे राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। अर्थात सिडनी वर्मा ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति सामूहिक रूप से लोगों की उस आस्था को कहते हैं। लोग जिन प्रतीकों के माध्यम से अपनी राजनीतिक संस्कृति को या अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, और लोगों के सरकार के बारे में जो मूल्य हैं, इन सभी से सामूहिक रूप से उस देश की राजनीतिक क्रिया निर्धारित होती है। या और सरल शब्दों में यदि हमें समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो काम करने का ढंग होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि उस देश के लोग उस सरकार के बारे में सोचते हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणाओं तथा नियमों को बनाता है। लुसियन पाई सरल शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि यह एक मानसिक क्रिया है, या सामूहिक रूप से लोगों के मस्तिष्क में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो भाव बनते हैं, जो धारणाएं बनती हैं, उन धारणाओं से ही राजनीतिक क्रिया को अर्थ प्राप्त होता है। अर्थात लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जैसा सोचते हैं और फिर राजनीतिक व्यवस्था को जिस प्रकार से देखते हैं, उसी से ही राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित होती है कि वो कैसे काम करेगी। और लोगों की यह जो सोच है, यही सोच उनके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है। तो इस तरह से यह एक क्रम बन जाता है कि अपनी राजनीति के बारे में लोग किस प्रकार से सोचते हैं, फिर जैसा वो सोचेंगे उसी तरह से उनका राजनीतिक व्यवहार भी होगा, और जैसा उनका राजनीतिक व्यवहार होगा उसी के अनुरूप ही राजनीति के नियम और कानून भी बनाए जाएंगे। तो इस तरह से संक्षेप में राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था को उसी तरह से अर्थ प्रदान करती है जिस तरह से सामान्य संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है। हम समाज में यदि मिलजुल कर रहते हैं, यदि हमारा समाज एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, सभी लोग समाज में एक दूसरे के साथ सुरक्षा का अनुभव करते हैं, तो उसका कारण समाज की संस्कृति होती है। इसी प्रकार से यदि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सब लोगों का बहुत ही सकारात्मक लगाव होता है, उन्हें राजनीति के बारे में सोचने से अच्छा लगता है, अपने राजनीतिक नेताओं के प्रति यदि उनके मन में भरोसा है, तो उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा। या
यदि नकारात्मक छवि है तो उनका व्यवहार भी नकारात्मक है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति किसी एक व्यक्ति के मनोभाव से नहीं बनती, वरन उस देश की पूरी जनसंख्या के सरकार के प्रति जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के मूल में रहने वाली मनोभावना है या मानसिकता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति जो है वो ऊपर से दिखाई नहीं देती, वरन यह लोगों के भावनाओं में, लोगों की सोच में और लोगों के मनोभावों में निवास करती है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। जैसी राजनीतिक संस्कृति होती है, उसी राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव से ही राजनीतिक विकास की दिशा तय होती है। इसलिए राजनीतिक विकास के जो विभिन्न कारक हैं, उनमें जो सर्वाधिक मूलभूत कारक है वो उस देश की राजनीतिक संस्कृति ही होती है। राजनीतिक संस्कृति के जो निर्माणक तत्व होते हैं, वो निर्माणक तत्व मूलतः 3 होते हैं, यानी कि 3 तत्वों से मिलकर के किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति बनती है। पहला है आनुभविक विश्वास, दूसरा है मूल्य अभिरुचियां और तीसरा है प्रभावी अनुक्रियाएं। अब इन्हें हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आनुभविक विश्वास ये लोगों के अपनी राजनीतिक संस्कृति के प्रति वो विश्वास है जो लगातार उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए, तीसरी दुनिया के देशों ने स्वतंत्र होने के बाद अपने अपने संविधान बनाए और उन संविधानों के अंतर्गत इन देशों की सरकारों ने काम करना प्रारंभ किया। इन सरकारों ने लोगों की भलाई के लिए काम किया या नहीं किया, ये सरकारें निष्पक्ष रूप से जनकल्याण के काम करती थीं अथवा नहीं करती थी, ये जो प्रतिबिंब है ये लोगों के मन में स्थायी रूप से अंकित होते चले जाते हैं और अपने इन्हीं अनुभवों के परिणाम स्वरूप वो सरकार के प्रति अपना विश्वास या अविश्वास अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास है या जो आस्था है वो समाप्त हो गई, क्योंकि प्रारंभ में राजनीतिक व्यवस्था में उन देशों में लोकतंत्रों ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया और इसलिए तेजी से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और उस तख्ता पलट के कारण लोगों के जो अनुभव राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हुए वो सकारात्मक नहीं रहे। इसके विपरीत हम ये देखें कि भारत में लोकतंत्र के प्रति आस्था मजबूत क्यों होती चली गई, क्योंकि भारत में जो प्रारंभिक विकास हुआ या भारत में लोगों के जो अनुभव थे वो इस प्रकार के थे कि उनके अनुभवों से ही उनके मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था जगी। भारत में एक के बाद एक जो निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक निर्वाचन हुए, उन निर्वाचनों ने लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न किया कि भारत में किसी भी एक समुदाय के प्रति नहीं वरन पूरी देश की जनता के प्रति निष्पक्ष रूप से कार्य किया जा रहा है। इसलिए पहली महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो संस्कृति को बनाती है वो लोगों के वो अनुभव हैं, जो अनुभव वो अपने सरकारों के कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है या जो लक्षण है वो है लोगों की मूल्य अभिरुचियां, अर्थात लोग स्वयं क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं अपनी राजनीतिक व्यवस्था से। जैसे किसी देश में लोगों का मूल्य ये हो सकता है कि उन्हें स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। यदि उस देश का जो पड़ोसी देश है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उस देश के लोग अपने उस शक्तिशाली पड़ोसी से यदि
डरे हुए हैं तो वो ज़रूर ये अपनी सरकार से चाहेंगे कि आप हमें स्वतंत्रता चाहे न दें, लेकिन आप इतनी शक्ति अर्जित कर लें कि हम सुरक्षित रहें इस पड़ोसी आक्रमण के प्रति। इसी प्रकार से कुछ देशों में कानून के शासन के प्रति लोगों की रुचि हो सकती है कि वो साम्यवाद का उत्थान नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वो अपना शासन स्वयं करना चाहते हैं। हम स्विट्ज़रलैंड के उदाहरण को देख सकते हैं, और विकासशील देशों में यदि हम बात करें तो हम भारत के उदाहरण से इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारत के लोगों की जो मूल्य अभिरुचियां हैं वो विविधताओं को बनाने में हैं, वो स्वतंत्रता की रक्षा में। हम स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारी सामान्य संस्कृति में एक संवाद की परंपरा है। हमारी सामान्य संस्कृति में हम अधिनायकवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। वो विविधताएं हमारी राजनीतिक संस्कृति में भी परिलक्षित होती हैं। इसलिए हम समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, कानून के शासन में विश्वास करते हैं। हमें समानता और स्वतंत्रता के मूल्य पर हमें तीव्र आर्थिक विकास पसंद नहीं है। इसलिए हमने ये देखा कि हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, किंतु हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इसी तरह से तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रभावी अनुक्रियाएं। प्रभावी अनुक्रिया यह एक सकारात्मक शब्द है, और राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जब लोग अपनी सरकार के प्रति जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, सरकार के कार्यों का वो समर्थन करते हैं, सरकार के कार्यों की यदि वो प्रशंसा करते हैं, तो उस प्रशंसा के परिणाम स्वरूप सरकार फिर से उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो फिर से उसी प्रकार से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती है। और यदि इन लोगों की सकारात्मक अनुक्रियाएं नहीं हैं, प्रभावी अनुक्रियाएं नहीं हैं, या वो नकारात्मक दिशा में हैं, तो वो जो विकास है वो अलग तरह से होगा। ये जो तीन मुख्य निर्माणक तत्व है, इन तीनों निर्माणक तत्वों में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि इनको हम अलग अलग तरह से क्लियर कट लाइन के हिसाब से देख सकते हैं, वरन लोगों के आनुभविक विश्वास उनके मूल्यों से तय होते हैं, और उनके अनुभवों से और उनके मूल्यों के परिणाम स्वरूप ही उनके रेस्पॉन्सेस व्यवस्था के प्रति सामने आते हैं। इसलिए ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और इन तीनों ही लक्षणों के जुड़े होने के बावजूद भी इनके अलग अलग तीव्रता होती है। अर्थात जनसंख्या के अलग अलग स्तरों में ये अलग अलग तीव्रता के साथ पाए जाते हैं। भारत में जैसे हम बात करें तो भारत में जो आनुभविक विश्वास उत्तर भारत के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति है, वैसे दक्षिण भारतीय लोगों के नहीं हैं, उनके अलग तरह के हैं। इसी तरह से भारत में यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जो पूर्वी राज्यों की बात करें, तो उनकी जो तीव्रता है रिस्पॉन्स की वो अलग तरह की है। कहने का अर्थ ये है कि जनसंख्या के जो अलग अलग वर्ग हैं या अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोग हैं, उनके मूल्य अभिरुचियां भी भिन्न भिन्न तरह की हो सकती है। कहीं पर आनुभविक विश्वास बहुत पॉजिटिव होते हैं, कहीं पर आनुभविक विश्वास उतने पॉजिटिव नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ तक सरकार के जो कार्य हैं उनकी पहुँच थोड़ी देर से आती है। इसी तरह से ये जो लक्षण हैं ये अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि उनके आनुभविक विश्वास उनके नकारात्मक हैं, किंतु उनकी जो मूल्य अभिरुचियां हैं वो सकारात्मक हैं। इस तरह से
हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने वाले जो मूलभूत तत्व हैं वो ये तीन हैं, किंतु इन तीनों की आपस में इतनी गहरी अंतर्क्रिया होती है कि इन्हें अलग से समझना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड और वर्बा ने अपनी पुस्तक सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकारों की बात करी है। आमंड और वर्बा ये कहते हैं कि विशुद्ध रूप में राजनीतिक संस्कृति 3 प्रकार की पाई जाती है यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से अध्ययन करने की बात करें तो। पहला प्रकार है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा प्रकार है पराधीन राजनीतिक संस्कृति और तीसरा प्रकार है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के इन प्रकारों को विकास के पैमाने पर निर्धारित किया है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन देशों की राजनीतिक संस्कृति संकीर्ण होती है वो विकास की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, और जिन देशों की राजनीतिक संस्कृति सहभागी होती है वो विकास की उच्चतम अवस्था पर केंद्रित होते हैं। इसलिए विकास और राजनीतिक संस्कृति का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति वो होती है जिसमें राजनीतिक विकास बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ कबीलाई संस्कृति हो सकती है, धार्मिक नेता, कबीले के नेता या जातीय नेता, इन सब का एक सम्मिलित रूप रहता है। इनकी भूमिकाओं में किसी भी तरह का विभेद नहीं होता। लोग जो जनसंख्या है या जो नागरिक हैं उन्हें अपनी राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। वे केवल अपने धर्म, अपने कबीले और अपने जातीय नेताओं तक ही सीमित रहते हैं। इसी प्रकार से संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति वाले देशों में केवल आज्ञा का पालन ही करने की एक प्रवृत्ति रहते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि वे भी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए ये संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक व्यवस्था का जो फैलाव है वो बहुत ही नगण्य रहता है, और केवल उसका कार्य उस देश की सामान्य व्यवस्था बनाए रखने तक और बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने तक ही सीमित रहता है। अर्थात संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में राज्य के कार्यों का भी विस्तार नहीं होता है और लोग राजनीति के प्रति पूरी तरह से उदासीन होते हैं। और यह अत्यंत प्रारंभिक काल की जो कबीलाई संस्कृति है या धार्मिक जो राज्य हैं उन्हें हम संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के उदाहरणों के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा है पराधीन राजनीतिक संस्कृति। यहाँ हमें पराधीन राजनीतिक संस्कृति से यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ये देश, ये संस्कृति उन देशों की है जो कभी गुलाम थे। वास्तव में यहाँ पराधीन संस्कृति का अर्थ किसी देश की पराधीनता से नहीं है, वरन पराधीन राजनीतिक संस्कृति का अर्थ उस संस्कृति से होता है जब लोग उस देश या उस सरकार के से मिलने वाले लाभ तक अपने आप को सीमित रखते हैं। अर्थात ये वो संस्कृति होती है जब लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी भलाई का काम करना सरकार का दायित्व है, किंतु उनके मन में अब तक यह भावना नहीं उत्पन्न हो पाई कि उनका भी सरकार के प्रति या उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कोई दायित्व है, या उन्हें इस बात का यह ज्ञान ही नहीं है कि वे भी सरकार से कोई मांग कर सकते हैं। अर्थात उन्हें स्वयं को क्या देना है
या उनके खुद के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का उन्हें भान नहीं होता। उन्हें केवल इस बात से ही मतलब होता है कि सरकार उनके प्रति क्या कर सकती है। या सरल शब्द में इसको हम एक लाइन में यदि समझें तो हम ये कह सकते हैं कि पराधीन राजनीतिक संस्कृति में जनता अपने नेताओं के साथ उसी तरह का व्यवहार करती है जैसे संतान अपने पिता के साथ करती है। यानी कि वो पूरी तरह से अपने नेताओं को अपने अभिभावक के समान मानती है और वो जैसा करती है, सरकारें जो करती हैं उन्हीं को लेकर के वो संतुष्ट हो जाते हैं। वे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, वे अपनी सहभागिता का दावा नहीं करते और वे इस प्रकार की पराधीनता की स्थिति में वे अपने नेताओं को बहुत ही उच्च स्थान देकर के उनका आदर करते हैं। वे स्वयं को उनके समकक्ष नहीं मानते। उन्हें जैसे कि भारत में हम माई बाप संस्कृति जिसको कहते हैं कि आज भी वहाँ पर जो कलेक्टर इत्यादि हैं या जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें आज भी माई बाप कल्चर से जो गरीब लोग हैं वो उन्हें समझते हैं कि वे तो राजा हैं और हम तो केवल प्रजा हैं। इस प्रकार से यह जो मानसिकता है ये पराधीनता की मानसिकता है और जिसमें यह आभास ही नहीं होता कि हम भी उनके बराबर हैं। और जो तीसरी संस्कृति है, जैसा कि हमने बताया कि यह विकास की उच्चतम अवस्था को प्रदर्शित करती है, यह सहभागी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत लोगों को केवल राजनीतिक व्यवस्था क्या दे रही है इतना लेकर के ही संतोष नहीं होता, वरन वे स्वयं मांग करते हैं, वे बराबर सहभागिता का दावा करते हैं और वे ऐसा समझते हैं कि हम भी सरकार को बनाने में और सरकार को चलाने में और अपनी मांग रखने में, सरकार की आलोचना करने में और सरकार को अपनी मांग के अनुसार कार्य करने में मजबूर कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इतना जागरूक होता है ऐसे देश की जहाँ राजनीतिक संस्कृति होती है, जैसे कि अमेरिका या जैसा कि ब्रिटेन का हम उदाहरण देख सकते हैं कि इन देशों में प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका सरकार के प्रति कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, या ये अपने हितों के प्रति बहुत ही सचेत होते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा राजनीतिक दल उनके हितों को साधेगा, या यदि वो नहीं उनके हितों की परवाह करता है तो वे लोग मिलकर स्वयं अपना एक अलग राजनीतिक दल बना करके और अपनी मांग के अनुरूप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से आमंड का ये कहना है कि ये विशुद्ध रूप से 3 प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, लेकिन व्यवहार में किसी भी देश में केवल एकमात्र यही संस्कृति विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, वरन इनके मिश्रित रूप ही पाए जाते हैं। जैसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति संकीर्ण पराधीन हो सकती है, किसी की पराधीन सहभागी हो सकती है और किसी की संकीर्ण सहभागी हो सकती है। किसी की ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही स्तरों के जो है वो एक मिश्रित संस्कृति हो सकती है। वो किसी स्तर पर वो संकीर्ण नजर आएगी, किसी स्तर पर वो पराधीन और किसी स्तर पर सहभागिता। जनसंख्या के अलग अलग स्तरों पर भी ऐसा हो सकता है। जैसे भारत में हम यदि बात करें तो जो आदिवासी इलाके हैं, भारत के जो गहन जंगलों में रहने वाले जो जैसे कि आज भी ऐसे क्षेत्र हैं भारत में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जंगलों में रहने वाली जो जातियां हैं या पूर्वी राज्यों में जो जातियां हैं, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति संकीर्ण संस्कृति हो सकती है। जबकि भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी संस्कृति पराधीन संस्कृति हो सकती है, और भारत में जो फैलता हुआ मध्यम वर्ग है वो सहभागी संस्कृति का दावा कर सकता है। इस तरह से राजनीतिक संस्कृति जनसंख्या के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह से मिश्रित हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति के इन प्रकारों के अध्ययन के पश्चात हम राजनीतिक संस्कृति के कौन से नियामक तत्व हैं उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।